इसराइल को तो कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन इस बार जो ईरान ने इक़दामात किए हैं, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नथिंग इज़ इनविंसिबल। इसराइली शहर के मेयर हैं एक, और वो मेयर जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की। वो गुफ्तगू नहीं कर रहे थे, वो तकरीबन उसमें चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, दहाड़ रहे थे। एक तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई ये 10 सेकंड जो है ना, 10 सेकंड हमें सिर्फ मिलते हैं भागने के लिए। ये उस तनाजुर में भी बात कर रहे थे जो पिछले दिनों हमने देखा कि वो जो हसीदिक ज्यूज़ हैं, जो उनका शहर है, वहाँ पे जब मिसाइल गिरे तो किस तरीके से उन्होंने इवैक्यूएशन की, भागम दौड़ लग गई थी। तो उसमें जो है ये मेयर हैं चिल्ला रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 0 सेकंड की वार्निंग होती है, 0 सेकंड की वार्निंग, और हमें जो है बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये मिसाइल कब आ रहा है और कैसे आ रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ 10 सेकंड मिलते हैं हमें शेल्टर में जाने के, तो ये तो नाकाफ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि ये जितनी भी स्ट्राइक्स हो रही हैं, और आप देखें कि 10,000 लोग जो है ना वो उन्हें करना पड़ा है, 10,000 लोग। उन्होंने आगे चल के ये भी खदशा जाहिर किया कि जिस जगह ये हो रहा है, अगर आगे चल के 10,000 की जगह 10 लोग भी नहीं बचे वहाँ पे, तो फिर क्या होगा, कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि वो शदीद डेंजर में है। इसी पर बात कर लेते हैं। एयर कोमोडोर खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं हमारे साथ। आप माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं और ताल्लुकात हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये आपने खुद भी सुना होगा, एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है आपको इसराइली साइड पर, और वो इसीलिए नज़र आ रही है बिकॉज शायद ये एक्सपेक्टेशन की नहीं जा रही थी ईरान से कि इतने दिनों तक वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, चले जाएंगे और रेसिप्रोकेट करते जाएंगे, और फिर अब वो डील के टेबल पर भी रहना नहीं चाहते बिकॉज कुछ टर्म्स हैं जो उनकी नहीं समझी जा रही, मानी जा रही। व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ डील? जब अमेरिका ये कहता है कि जी हम तो जा रहे हैं डील की तरफ, ईरान कह रहे हैं वी आर नॉट रेडी फॉर इट। खालिद साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। आ रही है जी आवाज? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि डे 1 पे मैं भी कह रहा हूँ और आपने भी सही एनालाइज किया कि एक ही स्पॉइलर था पूरी कॉम्पोजिशन में और तमाम फ्री कैन जो है, और वो इजराइल था। इजराइल का मकसद बहुत डाइवर्जेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की निस्बत। प्रेसिडेंट ट्रंप एक किस तरह उनको समझा बुझा के गलत मिसलीड करके हमला तो करवा दिया, लेकिन वॉर ऑब्जेक्टिव दोनों के डिफरेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप के और नेतन्याहू के। नेतन्याहू 40 साल से पॉलिटिक्स में यही कोशिश कर रहे थे कि ईरान पर किसी तरह हमला हो जाए। फिर खासतौर पर 20 साल से जब तक तो ताकत में है, हर आने वाले सदर को उन्होंने कन्विंस किया था कि ईरान पर हमला करें। खुदा न खास्ता ईरान एक जिनी है, एक मॉन्स्टर है, एक सद्दाम हुसैन बनाकर जैसे इराक को पेश किया जाता था उसी तरह ईरान को पेश किया जाता रहा। तो प्रेसिडेंट ट्रंप बातों में आ गए, उन्होंने हमला तो कर दिया, लेकिन अब दुनिया जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, वो तो शायद एक नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहते हो, लेकिन इजराइल चाहता है कि अगर नेगोशिएशन अव्वल तो हो ही ना, और अगर हो तो ईरान को इस हद तक डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर दी जाए कि आने वाले वक्तों में अगर सैंक्शन उठा भी ली जाए तो आने वाले कई दिहाइयां ईरान जो अपनी रीबिल्डिंग में लगा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, और इजराइल की तरफ कभी कोई थ्रेट का कोई चांस ही ना रहे। तो आई थिंक ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, वो स्पॉइलर है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात रुक जाए और उनको एक जस्टिफिकेशन मिल जाए कि ईरान खुद ही बैकआउट कर जाए इन मुज़ाकरात से, इन हरकत की वजह से। बैकआउट की बात तो ठीक है खालिद साहब, लेकिन इस वक्त एक जो स्पेकुलेशन से बढ़ के ये मामला आते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज ट्रैक कर रही हैं उन ट्रूप्स को जो कि भेजे जा रहे हैं खार्ग आइलैंड की तरफ। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी बस मैं यहाँ तक मौखर करता हूँ, हम जंग जीत चुके हैं, और उनकी तर्जुमान आके कहती है कि मान क्यों नहीं रहा ईरान कि हम जीत गए हैं, मान लें कि आप हार गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब खार्ग आइलैंड की तरफ पेशकदमी, सर क्या है इत्तलात आपके पास, अमेरिका क्या करने जा रहा है? क्या वाकई इज़ देयर गोइंग टू बी अनदर बूट्स ऑन ग्राउंड, या फिर कोई दीगर मामला, या वो करने की कोशिश करेगा? और अगर करता भी है तो खार्ग जो है वो क्या इतना तरने वाला साबित होगा? जी फैसला बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बयान जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने बड़ा अच्छा दिया था और एक जुमले में कह दिया था जब उनसे पूछा गया था कि फुट ऑन ग्राउंड का आपको चांस लगता है, और उन्होंने जवाब में सिर्फ ये कहा था वी आर वेटिंग फॉर देम। उनका मतलब यही था कि हम चाहते हैं कि वो ज़मीन पर उतरें, और हम डे 1 से मैं भी कह रहा हूँ और बहुत सारे तज्जियानगार यही समझते हैं इंटरनेशनल फोरम पर भी कि वो ईरान के लिए ये ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिकॉज देखिए अभी मिडल ईस्ट में जो एयर बेसिस थे उनका होना कितनी बड़ी लायबिलिटी अमेरिका के लिए बना, कितनी आसान हो गई ईरान को टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। अगर यहाँ ये बेसिस ना होते
तो ईरान के लिए सिर्फ एक इजराइल ही बचा था, वहां तक टारगेट करना उसके लिए इकोनॉमिकल भी नहीं था, ज़ाहिर है चैलेंजिंग भी बहुत ज्यादा होता, कॉस्ट ऑब्वियसली प्रोहिबिटिव होता। तो ईरान को तो एक अपॉर्चुनिटी बेसिस की शक्ल में पहले मिली। अब खार्ग आइलैंड पर कब्जा उतारना ट्रुप्स तो कोई मैं चैलेंजिंग नहीं समझता अमेरिका के लिए, इतनी बड़ी फौज है और इतने एयरबोर्न ब्रिगेड और सबका वो नाम ले रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, उनके पास बहरी बेड़े हैं जो पर्पस बिल्ड बनाए गए हैं। लेकिन वो पर्पस बिल्ड मेरा ख्याल है वेनेजुएला जैसी जगहों के लिए बनाए गए हैं, वो इसलिए कि ईरान तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वो उतरेंगे वहां तक कामयाबी हासिल कर लेंगे। मेरा सवाल है कि सस्टेन कैसे करेंगे, नंबर वन। सस्टेन का मतलब है कि अब ईरान को पता चल जाएगा कि यहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स हैं, उसको ईरान को हिट करना बड़ा आसान होगा, एक टारगेट ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे, नंबर वन। उतारने के बाद अमेरिका क्या क्या मकसद होगा, आया वो कंट्रोल करके तेल एक्सपोर्ट करेंगे वहां से, और उसी अब नए हरमोज से करेंगे जहां पे उनका पहले ही बस नहीं चल रहा। तो कोई मकसद तो होता है ना, सिर्फ उतार के उन्होंने अपने सोल्जर्स को एक्सपोज तो नहीं करना, और ये सोल्जर बहुत ही ज्यादा हाईली ट्रेंड होते हैं, बड़ी रेयर कमोडिटी होते हैं, तो ईरान के लिए तो एक बहुत अपॉर्चुनिटी बन जाएगी उसको। ये हार्डली 5 by 5 माइल्स या 8-10 किलोमीटर का एक छोटा सा पीस है, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन कहने को ये बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन इतनी छोटी जगह फिर टारगेट करना बहुत आसान होता है। ईरान की बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर, उनको पहले ही पता लग जाएगा। ऑल्दो शिया सुन्नी में से ज्यादा सुन्नी पॉपुलेशन है वहां पर, लेकिन अभी तमाम के तमाम लोग लॉयल हैं हुकूमत के, और जाहिर है जब उनकी रिपोर्टिंग होगी कि कहां कहां अमेरिकन उतारे गए हैं, तो उतना ही ईरान के लिए बहुत आसान होगा और अमेरिका के लिए बहुत महंगा हो सकता है। यूएस इस वक्त मजीद टाइम देने के लिए राजी है। कल तक की खबरें थी कि दे वांट टू गो 5 मोर डेज, यू नो, एंड मजीद कोई हमला नहीं करना चाहते या उस तरह से नहीं आगे बढ़ना चाह रहे। स्ट्राइक्स तो हम देख रहे हैं ईरान और इसराइल की तरफ से जा रही हैं। डू यू थिंक इफ ईरान बैक्स ऑफ फ्रॉम द टेबल या नहीं चाहता है कि वो मजीद इस डील की तरफ आए, तो ये यूएसए का अपना कितना नुकसान होगा, बिकॉज उनके पास क्या ऑप्शंस रह गए अदर देन स्ट्राइकिंग ईरान? देखिए अमेरिका भी दिन ब दिन, जिसको कहते हैं ना रनिंग आउट ऑफ ऑप्शंस, उनके पास भी कुछ नहीं रह गया फेस सेविंगली। प्रेसिडेंट ट्रम्प का बहुत प्रेशर है, आपने देखा पहली दफा उन्होंने रूस से बहुत सारे दुनिया के लोगों को ऑयल खरीदने की इजाजत दे दी, खुद भी कहा हम अपने रिजर्व अनलीश कर रहे हैं। उसका मतलब ही ये था कि वो चाहते थे कि दुनिया में एक ओपिनियन जो है वो मेरे खिलाफ इस हद तक ना हो जाए कि इंटरनेशनल प्रेशर भी और पब्लिक प्रेशर भी अपना भी इस हद तक बढ़ जाए कि मुझे टेक होम कुछ भी ना मिले, और फिर मुझे ऐसी टर्म्स पर सीज फायर करनी पड़े जो ऑब्वियसली विजिबल हो कि मैंने जंग नहीं जीती। अब वो हर तरह ये कोशिश करते हैं कि वो ऐसी डील हो जाए विच शुड लुक लाइक विक्ट्री, जो मैं परसीव करा सकूं अपने लोगों को कि मैंने बड़ा जबरदस्त काम किया। रोजाना आप देख रहे हैं चैलेंजेस उनके लिए बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और वो टीवी पर ऑलमोस्ट रोजाना आकर कह रहे हैं कि हम जीत चुके हैं। फिर कहते हैं कि हमने रिजीम चेंज, आप इमेजिन करें रिजीम चेंज किसको वो कहते हैं, 86 साल। खालिद साहब, फ़र्ज़ कीजिए खार्ग पे आ जाते हैं ये, व्हाट विल इट मीन फॉर पाकिस्तान? इस तनाजुर में कि पाकिस्तान ने इस तमाम तर मामले में न्यूट्रलिटी भी दिखाई हुई है, सिर्फ न्यूट्रलिटी नहीं, पाकिस्तान तो अब सालिस के तौर पे बढ़ के सामने आया है। अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, पाकिस्तान को अपने कार्ड्स बदलने पड़ेंगे या किन खतूत पे इस्तवार करना पड़ेगा अपने आप को? फैसल, पाकिस्तान की पोजीशन तो पहले ही बहुत चैलेंजिंग है, प्लस एडवांटेजेस है। चैलेंजिंग जैसे मैंने कहा कि हमारे दो बॉर्डर्स पहले ही हॉस्टाइल या अनकंफर्टेबल थे, अफगानिस्तान और इंडिया कब से, और अब तीसरा बॉर्डर भी ऐसा हो गया जिसके ऊपर एक जंग चल रही है। चाहे अभी हुकूमत अनफेवरेबल और वो खुदा ना खास्ता खतरनाक हमारे लिए नहीं है, कोई फ्रेंडली हुकूमत है अभी भी, लेकिन कल को और ज्यादा मुश्किलात पेश आएंगी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो एडवांटेज है ओवर दीज कंट्रीज वो यही थी सबसे ज्यादा कि ईरान हमारे साथ बहुत कंफर्टेबल है, प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पॉलिटिकल लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। मिडल ईस्ट के मुल्क हमें बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं अभी भी, तो हमारी बार्गेनिंग या नेगोशिएशन की एडवांटेज बहुत, यानी लीवरेज था हम हर दोस्तों को थोड़ा बहुत, जिसको नेगोशिएशन के दरमियान आपको किसी को प्लस करना पड़ता है किसी को माइनस, वो थी। लेकिन अगर खार्ग आइलैंड पर तो ईरान जाहिर है बहुत ज्यादा पुट ऑफ होगा, एनॉय होगा, और शायद वो बैक ऑफ कर जाए, क्योंकि वो चाहेगा कि कुछ दिन वो खार्ग में रहें, उनका नुकसान हो, खास तौर पर जो बॉडी बैग वो भेजना चाहता है अमेरिका बड़ी तादाद में, वो एक उसको बड़ी जबरदस्त अपने मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, और वो चाहेगा कि मैं ऐसी ह्यूमन लॉसेस की कॉस्ट इम्पोज करूं जो अमेरिका के लोग बर्दाश्त ना कर सके। प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कहते रहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुई थी, अगर उसका डाटा अब आज मैं आपसे शेयर करूं, तो जो वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान अमेरिका ने बयान दिए थे अपने नुकसानात के, वो कहीं कम थे एज कम्पेयर टू जो मेरे जैसे तजिया नगार उस जमाने में थे, उन्होंने जंग के बाद देखे। तो अमेरिका दौरान जंग तो बहुत ज्यादा एक कर्टेल कर सकता है इन्फॉर्मेशन को, लेकिन जंग के बाद बहुत ज्यादा ओपिनियन बदल जाएगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के तो अभी ऑलमोस्ट 3.25 साल रहते हैं। राइट।
जयशंकर साहब का कमेंट आपने सुन लिया होगा, उनसे सवाल किया गया था क्योंकि इंटरनली समझा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी की गेम है वो बहुत अप हो गई है, लेवल अप हो गई है इन टर्म्स ऑफ इंडिया, और वो इस पूरे सिनेरियो के अंदर ना ईरान के साथ ना ही यूएस के साथ कोई अपना किरदार अदा कर पा रहा है। यही सवाल जयशंकर साहब से भी किया गया था और उन्होंने बड़ा घटिया से जवाब दिया इसका। व्हाट डू यू थिंक, वेयर डज दैट आंसर कम फ्रॉम? मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स तो किसी सूरत में आइडियली नहीं छोड़े जाने चाहिए, लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट जाहिर करता है, क्योंकि स्टेट्समैन ऐसी बातें नहीं करते, या जो हुकूमत में लीडर होते हैं खासतौर पर इस स्टेचर पर इंतहाई जिम्मेदार, दुनिया का इतना बड़ा आपका मुल्क है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक इतना रेलेवेंट है, तो जब ये बयान आप देते हैं तो आप ट्रू सेंस ऑफ अपना एक तो लेवल अपना बताते हैं। आपने घटिया का लफ्ज यूज किया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप अपना एक तो लेवल दिखाते हैं, दूसरी बात एक एलिमेंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दिखाते हैं कि आप कितना अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, इररेलेवेंट फील कर रहे हैं। अब देखिए, इंडिया चाहता था और चाहता होगा जाहिर है कि ये करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त ईरान शायद इंडिया के हक में ना हो, पर ईरान की वजह यही है कि ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जाकर इसराइल से एक दिन पहले मुज़ाकरात किए और अगले दिन हमला हो गया। पिछले 2-2.5 सालों में कौन से हेड ऑफ द स्टेट इसराइल गए थे जब से गाजा पर बमबारी शुरू हुई? प्राइम मिनिस्टर मोदी तशरीफ ले गए, वहां जाकर उन्होंने बातचीत की और पता नहीं मोर देन ब्रदर एंड आई डोंट नो क्या कुछ हल्काव किए। दूसरा, इंडिया से गलती ये हुई थी जो इन्होंने इनका बहरी जहाज जो एक फ्रेंडली विजिट पर था उसको तबाह कराने में या बचाने में कम से कम कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर तबाह कराने में कंट्रीब्यूट नहीं किया तो बचाने में भी कंट्रीब्यूट नहीं किया, उसको सेल ऑफ करवा दिया अपनी कोस्ट से। उसको रखना चाहिए था उनको, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो सेल ऑफ करना था जिसके अंदर 160 लोग अपनी जानों से गए तकरीबन, उसको अगर सेल ऑफ करना था अमेरिका से डिग्री ऑफ एश्योरेंस लेके भेजना चाहिए था कि ये हमारा दोस्त है, हमारा मेहमान है, हम इसको रवाना कर रहे हैं। ईरान ने आई थिंक उससे भी बहुत सबक सीखा है, इसलिए मुझे लगता है कि ईरान की नजर में इंडिया इररेलेवेंट है। हो सकता है अमेरिका या इसराइल ज्यादा कंफर्टेबल हो, खासतौर पर इसराइल बहुत कंफर्टेबल होगा इंडिया के साथ, लेकिन ईरान मेरा ख्याल है उस पर नेगोशिएशन या उनको रेलेवेंट करने पे नहीं मान रहा, और यही एक बहुत बड़ी वजह है शंकर साहब की फ्रस्ट्रेशन। अब देखना तो ये भी गालिब साहब कि वो गलती से करवाए या फिर अंदर से इंटेल इंडिया ने खुद दिए हैं। थैंक यू सो मच।